मैं आपके सामने ये सब कुछ रख रहा हूं, आपको ये आईना दिखा रहा हूं, तो दोस्तों आज मैं आप सभी को एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और वो ये है कि जरा जरा याद करिए कौन है हम। जरा याद करिए कि हमारे रगों में किसका खून दौड़ रहा है। दोस्तों आपको पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में सब हमेशा मोर देन 90% हमेशा हमने भारतीय लोगों ने दुनिया का नेतृत्व किया है। मैं नहीं कहूंगा राज्य किया है। हमने कोई लड़ाई विड़ाई नहीं की थी, अलेक्जेंडर जैसी लड़ाई करके लोगों को मारते रहे। हर क्षेत्र में भारतीय एकदम आगे थे। विज्ञान हो, तंत्रज्ञान हो, शिक्षा हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं कि जहां भारतीय भारतीय ने दोनों दुनिया को रास्ता दिखाया है, नेतृत्व किया है। दोस्तों हमारे इस यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत में थी। यहां पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ये जानने के लिए जो हमने डेवलप किया था हमारे तंत्रज्ञान को, लोग हजारों किलोमीटर, सैकड़ों दिन सफर करके आते थे। उस दिनों हमारे बारे में क्या क्या लिखा है वो आज यूरोप में लिखा है। वहां चाइनीज, रोमन्स, ये यूरोपियंस, ये सब लोग आते थे, और वहां आज लिखा है क्या। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो थी हम लोग। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी भारत जो भारत को लगती थी और हम बाहर से मंगाते थे, कोई भी चीज नहीं थी। इनफैक्ट पूरी दुनिया को जो भी जरूरत थी वो भारत सप्लाई करता था। और भारत दूसरे से क्या लेता था, क्या इंपोर्ट करते थे हम? सिर्फ सोना, सिर्फ सोना लेते थे हम। इसलिए हर जगह आपको सिर्फ सोना मिलेगा। मंदिरों में सोना, कोई राजा, कोई शहंशाह तो उसका मुकुट, उस पे सोना, पुरुष के ऊपर भी इतने सारे गहने होते थे, सब सोने के होते थे। इतना सारा ट्रेजरी हमारा होता था। दोस्तों आप ये लिखा हुआ, ये मैं जो आपको बोल रहा हूं ये डॉक्यूमेंटेड है कि वहां से, रोमन से जहाज भर के सोना आता था, सिर्फ हमारे मसाले के लिए, मसालों के लिए। ऐसे थे हम, इसी तरीके से काम किया है हम लोगों ने। और दोस्तों आपको शायद पता नहीं, लेकिन पिछली बार मैंने आपको केदारनाथ का एग्जांपल दिया था। आज भी एक ऐसा एग्जांपल है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना टीवी पे, स्क्रीन के ऊपर, ये एक ऐसा मंदिर है जो एक पत्थर से बना हुआ है। एक पत्थर से। क्या आप सोच सकते हैं एक पत्थर से क्या बनाएंगे आप? बताइए। एक पत्थर से एक मूर्ति बना सकते हैं या कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। परदेश में अगर आपने देखा होगा तो पर्वत को उन्होंने थोड़ा सा तराशा है और बड़े बड़े उन्होंने फेसेस तैयार किए हैं। एक पत्थर से इतना स्ट्रक्चर, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर भारतीयों ने तैयार किया है। और वो कैसे? यानी एक पत्थर से नीचे शुरुआत करके, यानी नीचे से ऊपर नहीं गया, तो ऊपर से नीचे इस तरीके से किया। और अगर आप देखोगे तो ज्योमेट्री, हर चीज इतनी तंतोतंत, इतनी सही है, इतनी एक्यूरेट है कि मैं आज बोलता हूं कि आज हम 2022 में है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कंपनी आज वो करके दिखाए। जो चीज हमने हजारों साल पहले की है, आज कोई भी कंपनी आए जो बुर्ज खलीफा बनाती हो, बाकी कोई स्ट्रक्चर बनाए ना, तो उन्होंने ये करके दिखाना चाहिए जो आज हमारे सामने है। और ये हमारे हर तहसील में है। यानी दुनिया के सिर्फ 7 आश्चर्य है और बाकी वो सब छोड़ दीजिए। आज हमने जो किया था हजारों साल पहले, आप जरा जरा अच्छी तरह से जाके बैठिए और देखिए, फिर आपको पता चलेगा कौन है हम। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा एक पत्थर में बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, जिसे कहते हैं मोनोलिथिक। मोनो यानी एक, सिंगल, और लिथिक यानी पत्थर। क्या सोच सकते हैं कि हम क्या थे, क्या किया हम लोगों ने, क्या पूर्वजों ने हमारे किया, पुरखों ने हम क्या, किसके वारिस हैं हम, और क्या कर रहे हैं। आई मीन उत्क्रांति का, आप उत्क्रांति का एक लेवल समझिए। हम कहते हैं ना कि जो मनुष्य है वो, उसकी उत्क्रांति हुई है बंदर से। पहले वो बंदर था, बाद में धीरे 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 करके फिर के कई तो हजारों साल हम जंगल में रहे, बाकी के जानवरों जैसे गुफा में रहे, और धीरे धीरे करके हम लोग आज जो है वो है। लेकिन जब इस मनुष्य के पास, जब सभ्यता की शुरुआत हुई, हम बहुत आगे। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे डेवलप्ड ऐसी सभ्यता थी। यानी आज अगर आप न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी और अफ्रीका में कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ ऐसा आदिवासी क्षेत्र है, उसकी भी तुलना नहीं कर सकते, इतने आगे थे हम लोग। यानी जो दोनों के बीच में तुलना होगी, उतनी भी तुलना नहीं होगी कि सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी सभ्यता। इसका मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा कि आज आप सभी को पता है योगा के बारे में।
योगा को लेके हॉलीवुड के सभी एक्टर्स, पुरुष महिलाएं सभी लोग योगा फॉलो करते हैं। अगर आपको अच्छी तबीयत चाहिए तो योगा करना पड़ेगा, कि पूरी दुनिया को पता चल गया है। मैक्सिमम लोग हर दिन मैक्सिमम योगा की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं तो पूरी दुनिया में। ये आपके सामने है योगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेडिकल साइंस यानी लोगों को बीमारियों से अच्छा करने वाला शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, ये आधुनिक जो मेडिकल साइंस है वो सिर्फ 200 सालों से चलता आ रहा है। लेकिन दुनिया का सबसे डेवलप्ड वैदिक शास्त्र अगर कुछ है, कोई है, तो वह है आयुर्वेदा। किसी भी बीमार व्यक्ति को किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो दो तरीके होते हैं सिर्फ। एक तरीका होता है कि आप दवाई दो और दवाई से उसको ठीक करो। दूसरा तरीका होता है कि उसके ऊपर कुछ शस्त्रक्रिया करो और उसको ठीक करो। आज इस 200 सालों में हमने देखा कि मेडिकल साइंस की बहुत प्रगति हुई है और बहुत सारे सुपर स्पेशलाइजेशन चालू हुए हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आयुर्वेदा एक ऐसे शास्त्र है कि जो दवाई देके जो अच्छी करने वाली बीमारियां है ना, उसके बारे में 1200 सालों में आयुर्वेदा ने लिखा रखा है। उसका पूरा ग्रंथ, उसकी पूरी विधि पद्धति सब कुछ वो 1200 सालों में आयुर्वेदा ने कंपाइल किया है। तो सोच सकते हैं आप क्या लेवल की उत्क्रांति है वो। अगर मैं सर्जरी की बात करूं, शस्त्रक्रिया की बात करूं, तो उसकी जो पूरी संहिता है वो संहिता बनाने के लिए आयुर्वेदा में 600 से 650 साल लगे। हर एक चीज को एक बीमारी, यानी आज हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी बीमारियां मेडिकल साइंस में कि जो उनको पता ही नहीं उसका कारण क्या है। कितने सारे हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, कितने सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, एलर्जी के प्रॉब्लम है, ये कैंसर क्यों होता है वो प्रॉब्लम है। यानी बहुत सारी बीमारी तो ऐसी है मेडिकल साइंस के जिसका कॉज अगर आप पूछोगे तो इडियोपैथिक करके होता है, यानी पता नहीं। आयुर्वेदा कहती है कि जब आपको आपको स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है तो ये सिर्फ मांस पेशी और हड्डी से बना हुआ अपना शरीर नहीं है। आप सिर्फ मांस पेशी और हड्डी को अगर समझेंगे तो आपको पूरा स्वास्थ्य समझेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्वास्थ्य 3 तरह के अलग अलग स्वास्थ्य है जिसका एक मिश्रण होता है और जिसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितने अच्छे रह सकते हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अगर हम खुश रहते हैं, अगर आप खुश हो तो उस टाइम में, खुशी के टाइम में आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है क्या? आपको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पूरी दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आप टेंशन में हो तो आपको दुनिया की बीमारी आ जाएगी। तो आयुर्वेदा बहुत आगे है। और एक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये तो आयुर्वेदा के बारे में। ये चाइना में शाओलिन कुंफू, आपको पता है, बहुत ही डेवलप्ड ऐसा आर्ट है, मार्शल आर्ट है, जो कुछ सब कुछ है, जो पूरा चाइना उसको फॉलो करता है, जिसकी वजह से उनकी फुर्तीला शरीर होता है, सब कुछ। जापान में ज़ेन पद्धति करके फॉलो करते हैं, जो बहुत मशहूर है। और ज़ेन बेसिकली उत्पत्ति है मानसिक, शारीरिक, सभी तरह के स्वास्थ्य की। आपको पता है जापान को ज़ेन और इस चाइना को ये शाओलिन कुंफू किसने सिखाया? हमारे मुनि ने। हमारे मुनि बोधि धर्म, जो हमारे देश से चाइना के राजा ने उनको बुलाया था कि आप आइए और आपका जो ज्ञान है हमें चाइनीज में उसको ट्रांसलेशन करनी है उसका। तो उसके लिए उन्होंने बुलाने के ऊपर ये बोधि धर्म गए थे वहां और अपना ज्ञान उन्होंने दिया। एक राजा को देने के बाद वो दूसरे राजा की तरफ जब गए तो दूसरी राजा ने उनको अपने राज्य में आने से मनाही की। उन्होंने लगा कि क्या पता उनकी क्या मंसूबा होगा, तो उन्होंने उनको उनके राज्य में आने नहीं दिया। तब ये बोधि धर्म पास के जंगल में रहे, गुफा में रहे और अपना काम, अपनी तपस्या करते रहे। उनकी पावर की कीर्ति आज मुझे हर जगह पता चल गई, राजा को भी पता चल गई, सब लोग उनके फॉलोअर हो गए। लेकिन बोधि धर्म ने देखा कि तब के जो लोग थे, ये लोग बहुत ही कमजोर थे, उनके पास स्टैमिना नहीं था, कमजोरी ज्यादा थी। तब उन्होंने फिर ये बताया कि देखो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं हमारे इस पर्यावरण में, अलग अलग तरह के जो प्राणी होते हैं, उन प्राणी की जो अलग अलग मूवमेंट्स होती है वो एनर्जी के लिए होती है। वो अगर हम लोग करें
तो हमें, हमारा शरीर, हमें भी वो एनर्जी आ सकती है। और दोस्तों ऐसे 18 जीव आजू बाजू की, जिसमें शेर है, चीता है, सर्प, नाग है, जिसमें ड्रैगन है, ऐसे 18 जो अलग अलग जीव है, उनके मूवमेंट्स उन्होंने सिखाए योगा, और उनके मूवमेंट्स करके उन्होंने जो पद्धति विकसित की वो है शाओलिन, वो है कुंफू। वो जहां रहे, फिर उस राजा ने वहां वो जंगल को अच्छी तरह से साफ करके वहां का उनका बहुत बड़ा मंदिर बनाया, जिसको शाओलिन कहते हैं। ये है हम लोग। आज मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या थे हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग आज। ये पिछले सिर्फ 400 450 सालों में इतना हमारा दिमाग करप्ट कर दिया है। यानी स्वतंत्रता के बाद भी 40 45 साल हम लोगों ने खुद से बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। और अब देख रहे हैं कि उसके बाद जब हमने उनकी शुरुआत की, तो इतने सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आज हमारे सामने है। और आज तो उनके लिए रेड कारपेट है, वो आई है और सब कुछ उनके लिए है दिया हुआ। लेकिन दोस्तों हमको समझना पड़ेगा हम कौन है, हमने समझना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। हम मिलके, ये सभी करोड़ों लोग अगर एक साथ खड़े रहे, एक उद्देश्य के लिए काम कर सके, तो आपको शायद अंदाजा नहीं हम क्या कर सकते हैं। ये जो इकोनॉमी की बात है ना दोस्तों, अभी इकोनॉमी में अगर आप देखोगे ना, तो पूरे जो बिजनेस है दुनिया के, ये सभी बिजनेसेस के 4 गटों में, अलग अलग गटों में उनका वर्गीकरण होता है। प्राथमिक, प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बिजनेसेस कौन से होते हैं? जो प्रकृति में जो चीजें होती है उनके ऊपर जो बिजनेस करते हैं ना, जैसे खेती, माइनिंग, मच्छीमारी, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी हर वस्तुओं का निर्माण करना। तीसरे टर्शियरी सेक्टर में होता है सेवा क्षेत्र, अलग अलग सेवा का निर्माण करना, उसको देना। और फोर्थ में होता है क्वाटरनरी, यानी बुद्धि का क्षेत्र, बड़े बड़े सीईओ, साइंटिस्ट, वो उस क्षेत्र में रहते हैं। दुनिया में इकोनॉमी में वो देश अच्छा काम करता है जिनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे स्ट्रांग होता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है कि जो जब अच्छी तरह से डेवलप होता है, तो प्राइमरी सेक्टर उसके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल प्राइमरी से आता है, तो प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप हो गया। वो जब इतनी सारी वस्तुएं होती है, तो उनको अलग अलग तरह की सेवा लगती है, इसलिए सेवा क्षेत्र का उपयोग होता है, वो डेवलप होता है। और इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए जो ब्रेन चाहिए, वो क्वाटरनरी सेक्टर में डेवलप होते हैं। तो चाइना, अमेरिका या जापान, जर्मनी, ये सब देश अगर आप देखोगे, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का है। मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा हम लोग सेवा से ज्यादा पैसे कमाते हैं, ऐसी हमारी पद्धति है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल कहां से आता है, तो प्राइमरी सेक्टर से आता है। ये बात समझिए आप कि मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। जो भी चीज आज आप तैयार कर रहे हो, जो भी किसी भी चीज का अगर आप निर्माण कर रहे हो, रॉ मटेरियल तो चाहिए। अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आप उत्पादन ही नहीं कर सकते। तो 2 ही तरीके हैं रॉ मटेरियल के। एक तो है खेती, खेती से रॉ मटेरियल आ सकता है सभी बिजनेस के लिए। नहीं तो दूसरा कि आप खोदो जमीन को और माइनिंग, जमीन से निकालो और वो रॉ मटेरियल। अभी खेती ऐसा तरीका है कि जो सस्टेनेबल है, बहुत साल तक चल सकता है, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन माइनिंग ऐसा क्षेत्र है कि जिसको लिमिटेशंस है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है, तो वो माइनिंग से। दोस्तों, सबसे ज्यादा ये जमीन से निकलने वाला मिनरल या माइनिंग किसके लिए होती है? तो सबसे ज्यादा होती है इस क्रूड ऑयल के लिए। नंबर 1 चीज जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता है, वो है क्रूड ऑयल। आप सभी लोग, हम सभी लोग क्रूड ऑयल को किस तरीके से देखते हैं? तो हम क्रूड ऑयल को देखते हैं सिर्फ एनर्जी के हिसाब से। इस क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, एलपीजी निकलता है, ये सब हम लोग देखते हैं। लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं कि सभी सेक्टर्स, यानी अगर आपका पेंट्स के जितनी भी कंपनियां हैं,
वो पेंट के लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है? तो क्रूड ऑयल से जाता है। कपड़े का, ये सभी कपड़ों का जो सभी कंपनियां जो है 80% जो कपड़ा बनाती है ना, वो 80% कपड़ों के लिए जो रॉ मटेरियल है ना, वो क्रूड ऑयल से जाता है। आपका एमआरएफ टायर है, वो टायर बनाने हो या रबर की कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से जाता है। आप जो हम ये खेती, आज कैंसर की खेती हो रही, कहते हैं केमिकल फार्मिंग हो रही है, इस खेती के लिए जो फर्टिलाइजर है वो कहां से आता है? तो क्रूड ऑयल से आता है। यानी हर कुछ, यानी अभी दिल्ली में, अभी यहां दिवाली में हमने जो दिए मंगाए चाइना से, वो दिए भी किससे बनाए? उसका जो रॉ मटेरियल वो भी क्रूड ऑयल से था। आज आपके घरों के सामने भी जो कंदील होंगे, और अभी क्रिसमस आने वाले तो क्रिसमस में भी जो मैक्सिमम कंदील बनेंगे, वो भी उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल होगा वो क्रूड ऑयल होगा। आप क्रूड ऑयल को ऐसा मत समझिए कि क्रूड ऑयल से सिर्फ ईंधन बनता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के सभी बिजनेसेस चलते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, और ऑलमोस्ट सब कुछ। अब जो अभी ये मेरे सामने कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में जो बटन्स है, बाकी की मेटल की बॉडी हो सकती है, लेकिन बटन जो है उसके लिए भी रॉ मटेरियल आया है क्रूड ऑयल से। ऐसी कोई चीज नहीं है। कारों में भी अगर आप देखोगे तो कारों में जो हार्ड प्लास्टिक होता है, सेफ्टी के फीचर होता है, सब क्रूड ऑयल से आता है। पूरी दुनिया के बिजनेसेस बने हैं इस क्रूड ऑयल के ऊपर। और इतना, जब हम लोग कहते हैं ना कि क्रूड ऑयल को पूरी तरह से नष्ट करेंगे, बंद करेंगे, तो इतना आसान नहीं है क्रूड ऑयल को पूरी तरह से एलिमिनेट करना। और दूसरी तरफ क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? तो दुनिया को बर्बाद कर रहा है। हम लोग सिर्फ एक ही एंगल देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब चीज, इन सब चीजों को जब हम लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, जब इनका कचरा हो जाता है, तो ये आज पूरी दुनिया का कचरा कर रहे हैं। हमारा पानी हो, जमीन हो, हवा हो, पूरी तरह से खराब कर रहा है। चाहे वो दिल्ली का वातावरण हो या कुछ भी अगर आप लोगे, तो उसका कारण है ये सभी प्रोडक्ट्स। और जब ऐसी परिस्थिति, ऐसी सारी संकट में अगर पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को अगर बचाना है, तो उसका सिर्फ दोस्तों एक ही सोल्यूशन है, और वो है खेती। और एक ही आदमी है जो ये काम करेगा, एक ही आदमी है जो इस दुनिया को बचा सकता है।